नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस की क्लास है। जैसा कि कल नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो गई है। अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप लोगों को जीके जीएस की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज वही जीके जीएस की इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराए जाएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? तो बताइए कौन सा जीव होगा? मछली, चील, मोर, गेंडा, कौन सा होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा आपका मछली। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? मछली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक मछली है। आगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़वा मछलियों मत्स्य को दर्शाता है, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ नीचे सेवा के शीर्षक एक सज्जा पट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मोहर के आसपास की किंवदंती उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में अनुवादित है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक भारतीय उत्तर प्रदेश की सरकार आधिकारिक मोहर है। ठीक है, यह मूल रूप से आगरा और अवध के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लिए 1916 में बनाई गई थी और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी इसका उपयोग जारी रहा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाए हमसे। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रीवियस में ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता हो उससे डीपली कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है, अब की बार आप लोगों का री एग्ज़ाम है, तो अब की बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो पता नहीं कहाँ से पूछ लिया जाएगा, जो शायद पूछा गया हो उसी के डीपली पूछा जाए। तो हमें अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होना है। ठीक है, किसी में भी चूक नहीं करनी है आप लोगों को, वरना आप लोगों का साल बर्बाद हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ आप लोग की पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, सितंबर 2018 में किस राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था? तो बताइए, सिक्किम होगा, मिज़ोरम होगा कि नागालैंड होगा कि मणिपुर होगा? राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? बताइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद आसानी से आंसर दीजिए, ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं। ठीक है, आप लोगों के अगस्त में एग्ज़ाम है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। राइट ऑप्शन होगा आपका सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं की पॉइंट्स क्या है। सिक्किम राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का उद्घाटन सितंबर 2018 में किया गया था। ये आपका एक पॉइंट हो गया। ठीक है, पाक योक हवाई अड्डा भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के पास पाक्योक शहर में एक ग्रीनफील्ड आरसीएस क्षेत्र कनेक्टिविटी योजना हवाई अड्डा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। प्योंगयांग की राजधानी किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी होगी आप लोगों की? बताइए, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर कोरिया। चलिए आगे चलते हैं।
की पॉइंट्स। देश और उनकी राजधानी। मलेशिया की राजधानी बताइए। ये सारी राजधानियाँ लिखी हुई हैं, मैंने दे दिया, ये सारी पूछी गई हुई हैं किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इनको आप लोग देख लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। मालदीव की ज़रूर कर लीजिएगा, मालदीव की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट है। और जो पूछी गई हैं 1 या 2 बार, ये वही वाली हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। आप लोग देख सकते हो सारी है, एक बार में पढ़ लो। मलेशिया की कौन सी है, मालदीव की कौन सी है, मंगोलिया की कौन सी है एंड उत्तर कोरिया की कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बरसाना की होली डैश के साथ खेली जाती है, तो कैसे खेली जाती है बरसाना की होली, तो लाठीदार होती है, ठीक है। कैसी होती है, लाठीदार। चलिए आगे चलते हैं, की पॉइंट्स। लट्टा मार होली कहाँ खेली जाती है, बरसाना उत्तर प्रदेश में। बरसाने की होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए इसको देखते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में होली समारोह। रंग पंचमी महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में होली को सिग्मा या रंग पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। आगे, होला मोहल्ला कहाँ खेला जाता है, पंजाब में। सिग्मो गोवा में। रॉयल होली उदयपुर में। कमौनी होली उत्तराखंड में। मंजलकुली केरल में। ये सारे आपके होली से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, ये बहुत है क्योंकि मैं सारा डीपली लेके आई हूँ। चलिए, मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मौर्य साम्राज्य में मगध स्थापित किया गया था, जो आज कहलाता है वो बिहार है, ठीक है। क्या है, बिहार। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई, जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती थी, ठीक है फ्रेंड्स। आपके ये की पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता नहीं कहाँ से क्या एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा, तो हमें सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा। मगध का विकास मौर्य साम्राज्य में उद्गम हुआ था, ठीक है। अब ये पूछ ले जाएगा मौर्य साम्राज्य का उद्गम कैसे हुआ था, तो मगध का विकास ऐसे हुआ था, ठीक है। ये सारे हम लोगों को पूछे जाने। बिहार बिंबिसार मगध के पहले राजा थे, ये पूछ लिया मगध के पहले राजा कौन थे, तो बिंबिसार हैं, ठीक है। आगे, मगध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए। राष्ट्र में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में की गई थी, या 1995 में की गई थी, या 1993 में की गई थी, या 1950 में की गई थी, तो कब की गई होगी फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 1993 में की गई थी, ठीक है। राइट ऑप्शन है 1993 में, ये होगा राइट आंसर। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया है। जो ना समझ में आए, जो क्वेश्चन ना समझ में आए, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, की पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। की पॉइंट है हमारा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। यहाँ 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था, ठीक है। आगे, NHRC भारत का एक मानवाधिकार आयोग है, जो मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है। संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों को संतृहित है
और भारत में न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, यह मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के कांग्रेस के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा मानवाधिकार के बारे में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पढ़ते हैं क्या है। एनआरसी का मुख्यालय सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली, भारत में है। पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। एनआरसी के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा, अगस्त 2021। ठीक है, एनएचआरसी के महासचिव जयदीप गोविंद हैं। मानवाधिकार के लिए उपयुक्त का कार्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। एक बार 21 का पूछा गया था, ठीक है, कि अगस्त 2021 का कौन थे अध्यक्ष, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि 2022 में कौन थे, 2023 में कौन है, 2020 में कौन है। तो 2021 का पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको 21 का बता दिया है। अगर किसी को भी पूछना है वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। 2022 का मैं आपको बता दूंगी, 23 का भी बता दूंगी, और महासचिव कौन है ये भी बताइएगा। ये भी 2021 की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों पूछे गए हैं 2021 में, जब अभी आपके रिसेंट में एग्जाम हुआ था तो उसमें वो पूछा गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के वर्तमान उच्चायुक्त चिली की मिशेल बाचेलेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मुस्तरीबाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, मियाँ गुलाम नबी शोरी। तो राइट ऑप्शन होगा मियाँ गुलाम नबी शोरी। ठीक है, आगे। टप्पा भारतीय अर्थशास्त्रीय संगीत का एक रूप है जो पंजाब और सिंध के लोक संगीत से लिया गया है। तो पूछ लिया जाएगा आपका कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं हो जाता है फ्रेंड्स, बताइएगा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। आप कोई भी एमसीक्यू पढ़ रहे हो, आपको उसका डीपली पूरा थियोरिकल पता होना चाहिए। तो ये वही है, जो एक क्वेश्चन है उसका आपको पूरा थियोरिकल बताया जा रहा है, और उससे ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो आप टिक करके आओगे। ठीक है, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करवा रही हूँ। एमसीक्यू करवाना होता तो मैं डायरेक्ट आपको एमसीक्यू करवाती। ठीक है, एमसीक्यू हम लोग चालू करेंगे 10 दिन पहले। ठीक है, डायरेक्ट उसमें एमसीक्यू होंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर देना होगा। इसमें क्या है कि आपको एडिशनल चीज़ें मिल रही हैं, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। टप्पा टप्पा पोस्तो लोक साहित्य का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन रूप है, जो पंजाब के ऊंट सवारों के लोकगीतों से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये हमारी एक टॉपिक बन गया, हमें ये पता चल गया कि ऐसे से ऐसे हुआ था। ठीक है, यह पंजाब में सबसे कठिन शास्त्रीय रूपों में से एक है। पूछ लिया जाएगा तो कम से कम आप लोगों को पता तो है ये कहाँ से है, पंजाब से। इसे पंजाब और राजस्थान के ऊँटवानों का गीत माना जाता है। आपका ये हो गया एक। गायन की टप्पा शैली कानों के लिए आकर्षक है, जो किसी भी प्रेमियों के प्यार और विभाजन को चित्रित करती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका हो गया। मियाँ गुलाम नबी शोरी, मियाँ गुलाम नबी शोरी को शोरी मियाँ के नाम से भी जाना जाता है, जो अवध नवाब असफ उद्दौला के दरबार में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भारतीय कला संगीतकार थे। एक आपका ये हो गया। उनका जन्म मुल्तान, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, आपको ये पता चल गया, इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि काफ़ी डीपली हम पढ़ लेते हैं उससे। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो रोका, पेंडा, दहिया, कुरवा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, दहिया। ठीक है, मध्य प्रदेश में झूम कृषि
पद्धति को दहिया के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। क्रम और नाम क्षेत्र। झूम कहाँ जाना जाता है? झूम ऐसा नहीं केवल आपका मध्य प्रदेश में भी जाना जाता है, और कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एक मणिपुर लिख लीजिएगा, मणिपुर भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो मणिपुर लिख लीजिए, ठीक है। मणिपुर में भी झूम के नाम जाना जाता है। आगे बेवर व दहिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पोदू या पेंदा आंध्र प्रदेश में। पामीदबी या कोमन या पंडगा उड़ीसा में है। कुमारी पश्चिमी घाट में है। वलरे या वल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, ठीक है। कुरवा कहाँ है? कुरवा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो, पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड। और खिलपुर लगा लीजिए, हिमालय क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट नोटिस। झूम की कृषि, ठीक है, कृषि की झूम कृषि पद्धति को आमतौर पर एक निर्वाह कृषि के रूप में जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसके नाम से जाना जाता है? निर्वाह कृषि के रूप से जाना जाता है। जो फसलें आमतौर पर उगाई जाती हैं वे हैं केला, कसावा, मक्का, चावल, बाजरा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में। निर्वाह कृषि एक पारंपरिक पर स्वदेशी पद्धति है, जबकि व्यावसायिक कृषि एक औद्योगिक स्तर की कृषि पद्धति है, ठीक है। आगे निर्वाह पद्धतियाँ कृषि या सिंचाई के लिए उर्वरकों या तकनीकी सहायता का उपयोग नहीं करती हैं, जबकि व्यावसायिक कृषि एक उच्च उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित मशीनों और उपकरणों के उपयोग पर निर्भर करती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आप लोग इसको एक बार और भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मेरा ये कहना है आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 में संपादक कौन थे? तो कौन थे फ्रेंड्स? महावीर प्रसाद त्रिवेदी थे, कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे, कि मदन मोहन मालवीय थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय होगा सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश के दैनिक समाचार हिंदुस्तान 1887 के संपादक थे। आगे हिंदुस्तान दैनिक या हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है, एक भारतीय हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। एक आपकी ये लाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। हिंदुस्तान में 21 संस्करण और यह देश में हिंदी क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े दैनिक के रूप में भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा कि दूसरे सबसे बड़े दैनिक के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो आप बता दोगे, ठीक। मदन मोहन मालवीय द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक भी थे। वे प्रयागराज से प्रकाशित एक अत्यंत प्रभावशाली अंग्रेज समाचार पत्र था, ठीक है। आगे पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 सितंबर 1861 को इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम प्रांत, ब्रिटिश भारत, उत्तर प्रदेश में वर्तमान प्रयागराज, भारत में हुआ था। 12 नवंबर 1946 में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मरणोपरांत उनकी 173वीं जयंती से एक दिन पहले 24 दिसंबर 2024 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये लीजिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि 24 दिसंबर 2014 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको ये पता चल गया पंडित मदन मोहन मालवीय जी को, ठीक है, उनके 153 जयंती से एक दिन पहले 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा लो, ठीक है, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम जिन्होंने 298-272 ईसा पूर्व के बीच शासन किए और पूरे भारत में अपने राज्य का विस्तार किया, क्या होगा? हर्षवर्धन थे कि अनिरुद्ध थे कि बिंदुसार थे कि वासुदेव थे? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और हमेशा हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार थे। आगे पढ़ते हैं। बिंदुसार दूसरा मौर्य सम्राट था, ठीक है, जो लगभग 297 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा था, ठीक है, बैठा था। आगे चलते हैं। यह नाम शायद दक्कन में उनके सफल अभियान को दर्शाता है। वह वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक के पिता थे, ठीक है। रावली कथा एक जैन ग्रंथ है जिसमें बिंदुसार को सिंहसेना कहा गया है। सिंहसेना पूछ लिया जाएगा किसको कहा गया है, तो आप लोग बता सकते हो बिंदुसार जी को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। 320 ईसा पूर्व में जन्म उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। शासन पूछ लेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि अभी बिंदुसार का पूछा है, उनका शासन भी पूछ लेगा। सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए, आप लोग तुरंत अपनी तैयारी अच्छे से कर सको, ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट डेली करवाने वाली हूं जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। वीडियो आप लोगों की अपलोड हो जाएगी 2 बजे, ठीक है, तो 2 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा। सीरिया के राजा एंटीओकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में धीमाचुस को अपना राजपूत बनाकर भेजा, ठीक है। ये पूछ लेगा कि ये राजपूत किसके किस में आया, इसलिए ये मैंने पूरी आपको थ्योरी बेस पे पूरा पढ़ा रही हूँ। बिंदुसार का आप एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे, उसमें से आपको मैंने मेन टॉपिक दे दिया है बिंदुसार का, ठीक है। चलिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अब आपको बिंदुसार का जैसे टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी की है उनको तो समझ में सब कुछ आ गया, जिन्होंने थ्योरी नहीं की है वो यहाँ से अपनी थ्योरी कवर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिंदुसार 253 ईस्वी में अमृत कथा की उपाधि धारण की थी। अमृत कथा की उपाधि किसने धारण की ये पूछ लेगा, ठीक है, कब की ये पूछ लेगा। अमृत कथा की उपाधि का अर्थ दुश्मनों का कातिल, इसका अर्थ पूछ लेगा, इसलिए मैंने कहा बिंदुसार का तो टॉपिक अब आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे उन्होंने धार्मिक संप्रदाय आजीविका का समर्थन किया, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला। आगे अन्य और नामों मूल पाठ। बिंदुपाल चीनी, ठीक है, पूछेगा कि बिंदुपाल कौन थे, तो चीनी। अमित्रोचेटस यूनानी थे। सिंहसेना जैन थे। भद्रशर वायुपुराण। आगे चलते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको इसमें से कुछ बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी का तक उत्तर भारत पर शासन किया। वे प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको ये करा दे रही हूँ थ्योरी टाइप में। अनिरुद्ध प्रघुमन और रुक्मावती के पुत्र और कृष्ण और रुक्मणी के पोते थे, ठीक है। किसके पोते थे? कृष्ण और रुक्मणी के पोते थे। आगे हिंदू शास्त्र के अनुसार वासुदेव हिंदू देवताओं कृष्ण के पिता थे, ठीक है। आगे गुप्त वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त वंश पूछा गया था
तो गुप्त वंश के बारे में पढ़ा जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, ठीक है। वह घटोत्कच द्वारा सफल हुआ था। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। अगले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे और वह सबसे पहले महाराज धीराज कहलाए थे। पूछा जाएगा महाराज धीराज कौन कहलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहलाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त लगभग 330 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा सफल हुआ, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। पूछ लिया जाएगा 50 वर्षों तक शासन किसने किया, ठीक है। वह एक महान सैन्य प्रतिभा था और कहा जाता है उसने दक्कन में एक सैन्य अभियान की कमान संभाली थी और विंध्य क्षेत्र वन जनजाति को भी अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। आगे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के व्यापक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। आगे की पॉइंट्स देखते हैं। गुप्त राजाओं के शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध घटनाएं हुई थी, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फहान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चीनी यात्री कब आए थे? फहान, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। आप पैट की तैयारी कर रहे थे तब पैट में भी पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, एसएससी में भी पूछा गया हुआ है। जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टिक लगा लो। भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में से उन्होंने गुप्त साम्राज्य में 6 वर्ष बिताए, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ठीक है। शंक के अंतिम शासक रुद्र सिंह थे, ठीक है। शंक क्षत्रप के अंतिम शासक कौन थे? तो रुद्र सिंह थे, को पराजित गद्दी से उतारकर मार दिया था। पश्चिमी मालवा और काठियावाड़ प्रायद्वीप में उसके क्षेत्रों को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी, वेरी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुमारगुप्त ने ये किया हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी हुई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जो एग्ज़ाम देते रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं रिपीटेड ही क्वेश्चन करवाती हूँ, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं लेती हूँ कि आप लोगों को फर्जी में परेशानी हो। वो क्वेश्चन ना आए आप लोग के लिए क्या फ़ायदा, ठीक है। तैयारी ऐसी करो कि जो आए, ये ना करो कि जो ना आए, ठीक है। और तैयारी उतनी करो जो क्वेश्चन में रिपीटेड होता है, हमेशा पूछा जाता है। एग्जामिनर उस पर ज़्यादा फोकस करता है जो प्रीवियस हो चुके होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से डैश क्या उत्पादन कर रहा है? तो कांच की चूड़ियाँ उत्पादन कर रहा है, ठीक है। क्या उत्पादन कर रहा है? कांच की चूड़ियाँ। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है और जिला मुख्यालय है, ठीक है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लेगा चूड़ियों के निर्माण के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी फिरोजाबाद से लगभग 250 किलोमीटर पूर्व में है। लखनऊ शहर चिकनकारी काम के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, चिकनकारी काम के लिए, ठीक है। आगे जरदोजी कला के केंद्र लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, आगरा, कश्मीर, अजमेर और चेन्नई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है तो इसको टिक लगा लो। जिसपे मैं बता रही हूँ वो टिक लगा लो। और चिकनकारी आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो भी टिक लगा लो, ठीक है। यूपी से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए ना कि कहाँ पे क्या फेमस है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा है? अलीगढ़। चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, तो आज इतना ही करिएगा। और मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग एक बार इसको रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप वहाँ पे मुझे मैसेज करो तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, मिलते हैं कल फिर ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।